नमस्कार, सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले में चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई की और कोर्ट ने इस मामले में एसबीआई से पूछा कि हमारे आदेश के तहत चुनावी बॉन्ड का खुलासा क्यों नहीं किया गया। एसबीआई को सारी जानकारी चुनाव आयोग से साझा करनी चाहिए थी। एसबीआई बॉन्ड नंबर का खुलासा करे और इससे पता चल सकेगा कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। आगे कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया और सुनवाई की अगली तारीख सोमवार यानी 18 मार्च को तय की है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब चल रही है। 18 मार्च सोमवार को एक बार फिर सुनवाई होगी। इलेक्शन कमीशन की ये अर्जी थी, उसने कुछ डाटा मांगा है सुप्रीम कोर्ट से वापस। हमारे साथ अमित शर्मा साहब हैं जो इलेक्शन कमीशन के लिए सालों से अपीयर होते हैं अदालत में। सर, आपकी क्या मांग थी और उस पर क्या हुआ है? ऐसा था कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2 ऑर्डर्स पास किए थे जिसमें हमें बोला था कि आप पॉलिटिकल पार्टी से सीलबंद लिफाफे में डेटा कलेक्ट करके और सुप्रीम कोर्ट में जमा कीजिए, जो हमने कंप्लाई करते हुए जमा कर दिया था। उसके बाद जब 11 तारीख का ऑर्डर आया, 11 मार्च 2024 का जो ऑर्डर आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये सोचना था कि शायद उसकी एक प्रति हमारे पास है और सुप्रीम कोर्ट ने उसी समपक्ष में हमें बोला था कि आप इसको पब्लिश कर दीजिए। हमने उसके दूसरे ऑर्डर आने के दूसरे दिन ही ये एप्लीकेशन लगाया, याचिका लगाई, ये कहते हुए कि हमारे पास जो भी डेटा आया था सीलबंद लिफाफे में वो हमने माननीय उच्चतम न्यायालय में जमा कर दिया था, तो हमारे पास उसकी कोई प्रति नहीं है। इसलिए हमारी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट थी कि जो डेटा वहाँ हमने सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में सील्ड कवर में जो जमा किया था वो हमें लौटा दिया जाए, ताकि हम उसको प्रकाशित कर पाएँ, जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। जी, तो उस पर क्या डायरेक्शन हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा है कि हम इसको डिजिटाइजेशन कर देंगे और एक कॉपी वो अपने पास रखेंगे डिजिटाइजेशन वाला, और जो उसकी हार्ड कॉपी जो है वो हमें वापस कर देंगे और डिजिटाइजेशन वाला भी एक कॉपी दे देंगे, ताकि हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो साफ तौर पर एक बड़ा मामला है जो अभी खत्म होते दिखाई नहीं दे रहा है। सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा और ये जानकारी खुद चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। लोकसभा के साथ साथ सिक्किम, अरुणाचल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी ऐलान होगा। 2019 में 10 मार्च को तारीखों का ऐलान हुआ था। पिछली बार 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में आम चुनाव हुए थे और नतीजे 23 मई को आए थे। देखना होगा इस बार कितने चरणों में मतदान होता है। पिछली बार 67% से अधिक वोटिंग हुई थी और जो अब तक का सबसे अधिक है। साथ ही महिला मतदाताओं की अब तक की सबसे अधिक भागीदारी जो है वो रही थी। बीजेपी ने 37.36% वोट के साथ 303 सीटें और एनडीए ने 353 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें हासिल हुई थी। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। प्रशांत, तारीखें लगभग उसी वक्त पे जब पिछली बार हुई थी अनाउंसमेंट, तैयारियां कैसी लग रही हैं बाकी राजनीतिक दलों की, अब क्योंकि अब कल अनाउंसमेंट हो जाएगी इसकी? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग ने तो अपनी तैयारी कर ली है, क्योंकि जिन जिन राज्यों में, हर राज्य में चुनाव आयोग की टीम जाती है चुनाव की घोषणा के पहले। सब जगह उसका दौरा हो चुका है। हर राज्य में सिक्योरिटी सुरक्षा की क्या स्थिति है, कितनी सुरक्षा बलों की ज़रूरत होगी, सबका आकलन किया जा चुका है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक हो चुकी है और जितने भी सुरक्षा बलों की ज़रूरत है वो गृह मंत्रालय की तरफ से मुहैया करवाया जाएगा। और चुनाव आयोग की तो तैयारी हो गई है। रही बात राजनीतिक दलों की, ताबिश आप जानते हैं कि कुछ राज्य ऐसे हैं दोनों ही तरफ से, जो 2 प्रमुख घटक दल हैं एनडीए और इंडिया गठबंधन, दोनों ही तरफ से कुछ राज्यों में अभी भी गठबंधन की जो गुत्थी है वो अभी सुलझी नहीं है। चाहे वो बिहार का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो। बिहार में हम देख रहे हैं कि एनडीए में भी अभी फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, न ही इंडिया गठबंधन में अभी सीटों पर बातचीत फाइनल हो पाई है। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी अभी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों में ही बातचीत अभी फाइनल नहीं हो पाई है। तो तैयारी
राजनीतिक दलों की चल रही है। और कल आप देखेंगे जैसे ही 3 बजे के बाद जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, तब संभवतः जो तेज़ी है सभी राजनीतिक दलों में वो आएगी और जल्दी जल्दी फिर गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। जो भी पेच बाकी रह गए हैं, जैसे अगर बिहार की बात करें तो एनडीए गठबंधन में माना जा रहा है कि कल तक या अगले 1-2 दिनों में जो गठबंधन है उसका ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन कौन सी पार्टी किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसी तरह से इंडिया गठबंधन में भी अगले माना जा रहा है 4-5 दिनों में बातचीत फाइनल हो जाने की उम्मीद है। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सब ने अपने अपने काफ़ी उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है। और अब इंतज़ार है कि औपचारिक ऐलान चुनाव आयोग कल करे और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितने चरणों में चुनाव होना है, क्योंकि पिछली बार 7 चरणों में चुनाव हुआ था, जिसको लेकर कुछ ऑब्जेक्शंस भी थे कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के। शुक्रिया प्रशांत आपका सब जानकारी के लिए। तो अब तैयारियां जो है वो चुनाव की अब पूरी होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। तारीखों का ऐलान भी जो है वो जल्द कर दिया जाएगा। रूस यूक्रेन जंग में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कोशिशें जारी हैं और विदेश मंत्रालय के मुताबिक रूस में अब भी 20 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने की कोशिश जारी है। रूस यूक्रेन जंग में 2 भारतीय मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनके शव 16-17 मार्च को देश लाए जाएंगे। ये मामला भारतीयों को नौकरी के नाम पर रूस और यूक्रेन जंग में भेजने के रैकेट से जुड़ा है। सीबीआई दिल्ली, मुंबई, अंबाला समेत 7 राज्यों में 13 जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी हुई है। तो यहाँ पर जो भारतीय अब भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, रूस यूक्रेन में जो जंग के हालात बने हुए हैं उसमें उनको वापस लाने की कोशिश अब यहाँ पर जो है वो की जा रही हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है उनके मुताबिक कि रूस में 20 भारतीय अभी फंसे हो सकते हैं, भारतीय नागरिक, उनको वहाँ से निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और यहाँ पर आपको बताएं कि रूस और यूक्रेन जंग में जो 2 भारतीयों की मौत हुई थी, उन्हें जो है उनके शव भी 16-17 मार्च को देश लाए जाएंगे। एलजेपी पारस गुट के प्रमुख पशुपति पारस ने ऐलान किया है कि वो हाजीपुर से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ये भी ऐलान किया कि पार्टी के सभी सांसद जो हैं वो अपनी सीट से चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस ने कहा कि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष का सम्मान करते हैं, लेकिन मीडिया में जो खबरें हैं उससे वो निराश हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार एलजेपी के कोटे के सभी 5 सीटें चिराग पासवान को दे रही है। साथ ही हाजीपुर से भी चिराग पासवान के लड़ने की खबरें हैं। हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया, तो जब तक विधिवत एनडीए गठबंधन का बिहार का लिस्ट प्रकाशित नहीं होता है, तब तक हम इंतजार करते हैं। और केंद्रीय नेतृत्व से मैं आग्रह भी करता हूं कि आप पुनर्विचार करिए। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ कहीं भी जाने के लिए। क्या आप हाजीपुर से किसी भी सूरत में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। प्रशांत, हाजीपुर सीट ने यहाँ पर अलग कर दिया 2 पार्टियों को। अब इनका क्या जो है आगे का लग रहा है रोड मैप? एनडीए में नहीं तो क्या दूसरी तरफ जाएंगे या अकेले लड़ेंगे? जी देखिए, बिल्कुल ताबिश, यही सबसे बड़ा सवाल है। अभी आपने सुना पशुपति पारस को, उन्होंने 3-4 बातें बिल्कुल साफ कर दी। आज उनकी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक थी और उसमें उन्होंने 4 बातें बिल्कुल साफ कही। पहला ये कि मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसमें उनकी पार्टी को तरजीह नहीं दी गई है, इससे उनकी पार्टी निराश है, उनकी पार्टी के साथ न्याय नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर साफ किया कि उनके जितने भी सांसद हैं वो सभी अपनी अपनी सीटों से लोकसभा चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। वो खुद हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो चुनाव लड़ेंगे तो किस तरफ से लड़ेंगे? एनडीए में तो जो खबरें आ रही हैं उनको एक भी सीट नहीं दी गई है। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता संजय सराफ। संजय जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने कहा कि वो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे, वो खुद हाजीपुर से लड़ेंगे, बाकी सांसद अपनी अपनी सीट से लड़ेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किस पार्टी से लड़ेंगे? एनडीए से तो अच्छी खबर नहीं आ रही आपके लिए? नहीं, जब तक लिस्ट ओपन नहीं होती, फाइनल नहीं होती, तभी तक तो हम वेट करेंगे। उसके बाद में तो लड़ना तो ज़रूरी है।
हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला कि ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। डेमोक्रेटिक सेटअप में राजनीति में जब तक आप इलेक्शन नहीं लड़ोगे तो आपको कौन पूछेगा। जब आपने इलेक्शन लड़ा, एमपी बने, तभी ना मंत्री भी बने। तो इलेक्शन लड़ना ज़रूरी है। हमारे जितने भी मेंबर पार्लियामेंट से इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, लेकिन आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? फॉर्मल अनाउंसमेंट ठीक नहीं है, लेकिन क्या आपकी बात चल रही है बीजेपी से? क्या अभी भी आप आशान्वित हैं? देखिए, बीजेपी का कोई नेता हमारे साथ आज की डेट में बात नहीं कर रहा है, खुलकर बोल रहे हैं। क्यों नहीं कर रहा है ये हमें नहीं पता है। हम लोग ईमानदारी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पूरी पार्टी ईमानदारी से जुड़ी रही। जो जहां पर जो नीति आई उसके साथ में खड़ी रही। उसके बदले में उससे गठबंधन हो गया जो हर जगह अपोज करता रहा। अब हमें उसमें कोई लेना देना नहीं। उसको आप जो मर्जी सीटें दो। हमारे 5 सांसद हमारे साथ में थे। हमारे 5 सांसदों के रिलेटेड अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो जब लिस्ट आती है हमारे को वहां से नहीं मिलता है तो ऑप्शन इज ओपन है। तो आपने सुना ताबिश की ऑप्शन ओपन है, विकल्प खुला हुआ है बिल्कुल। अब आप समझ सकते हैं जो बातें नहीं कह रहे हैं पशुपति पारस या उनकी पार्टी के नेता। इंडिया गठबंधन या महागठबंधन जो भी कहें, उनसे भी बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है और लगता है अब उसी तरफ रास्ता जा रहा है पशुपति पारस और उनकी पार्टी का। लेकिन प्रशांत, अगर उनकी तरफ रास्ते की भी अगर खोलने की बात हम देखें इनके, तो वहां पर भी क्या संभावनाएं इनके लिए लगती हैं? क्योंकि वहां पर भी सीटों को लेकर कुछ ऐसी स्थिति है। नहीं, बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ी समस्या है पशुपति पारस और उनकी पार्टी की कि क्या इंडिया गठबंधन से भी अगर बात होती है और वहाँ भी अगर विकल्प खुला हुआ है तो क्या वहाँ इतनी सीटें हैं और वो सीटें जो पशुपति पारस चाहेंगे वो उनको मिल पाएगी? इन्हीं सब बातों पर ये बड़ी चुनौती होगी। पशुपति पारस कहने के लिए तो कह रहे हैं कि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ एनडीए से, लेकिन मेरी जानकारी यही है कि उधर से भी रास्ता खोला गया है, दरवाज़ा खोला गया है और वहाँ उस तरफ पहुंचने की कोशिश की जा रही है, संवाद बनाने की कोशिश की जा रही है। आगे 3-4 दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर पशुपति पारस की पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी, किस तरफ से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि एनडीए में तो अब बिल्कुल साफ है उनके रुख से भी कि एनडीए में अब उनका रास्ता बंद हो चुका है। संभावना एक तरह से खुली रखना चाहते हैं पशुपति पारस। अब देखना होगा आगे क्या इनकी दिशा जो है बनती है। मनीष कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, हाजीपुर सीट को लेकर नाराजगी यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। अब क्या इनका आगे का लग रहा है? ये इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं, अकेले लड़ेंगे? हालांकि अभी औपचारिक ऐलान तक इंतजार की बात भी कर रहे हैं वो। देखिए, वो जो भी औपचारिक घोषणा का इंतजार करें, लेकिन उन्हें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और बिहार के उन नेताओं के द्वारा जो इस बीच में सीट समझौते के ऊपर बातचीत कर रहे थे, उनको ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि वो 5 सीटें आज की तारीख में चिराग पासवान को जा रही है, जिन पर अभी जो सांसद हैं वो पारस गुट के हैं। अब ऐसे में पशुपति पारस के पास में एक ही विकल्प है, एक या तो वो महागठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन शायद वो ऑप्शन वो नहीं उसे यूज करेंगे, बल्कि उसकी जगह वो वही अपने भतीजे का वो कदम 2020 विधानसभा का उसके कदमों पे वो चल रहे हैं कि जिस प्रकार से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ में उम्मीदवार खड़े किए थे, वैसे ही पशुपति पारस जो हैं वो जहां जहां चिराग पासवान खुद हाजीपुर से लड़ेंगे, चिराग पासवान के अलावा जो और उनके पार्टी के 4 अन्य उम्मीदवार होंगे उनके खिलाफ पशुपति पारस के गुट के द्वारा या पशुपति पारस द्वारा जो है और जो है कुल 5 उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे, जिसमें पशुपति पारस खुद भी चिराग पासवान के खिलाफ उम्मीदवार होंगे। ऐसे में अब आप कह सकते हैं कि एक तरह से उन्होंने एक रास्ता यह खोला है कि बीजेपी को, अगर बीजेपी के ऊपर में उन्होंने मध्यस्थता करने का एक तरह से दबाव बनाने की भी कोशिश की है अपनी इस घोषणा से। जी शुक्रिया मनीष आपका इस सब जानकारी के लिए। तो पशुपति पारस जो हैं वो यहाँ पर हालांकि औपचारिक ऐलान के इंतजार तक की बात तो कह रहे हैं, लेकिन एक तरह से रास्ते खोलते हुए भी वो दिख रहे हैं कि आगे उनकी पार्टी जो है वो क्या निर्णय यहाँ पर लेगी।